हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में गांधी जी के परिचय तथा प्रारंभिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जितने भी बेसिक्स होंगे सारे क्लियर करूंगा मैं। तो चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लिया जाएगा गांधी जी का परिचय कहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो गांधी जी के परिचय इस प्रकार होंगे कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के कटिया जगह पर हुआ था। ठीक है, देखिए फैक्ट्स पर बात करेंगे। बीपीएससी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो हम पीटी के लिए पहले बात कर रहे हैं, तो पीटी में मुख्यतः फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अब फिर उसके बाद जब मेंस होगा तो मेंस के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन अभी हम फैक्ट्स पर बात करेंगे जो हमें एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, अगर हम उनका पूरा नाम बात कर लेते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी है। मेरे साथ दोहराएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। अगर माता का नाम कहा जाए बच्चों तो पुतली बाई नहीं, और पिता का नाम कहा जाएगा तो करमचंद गांधी, और उन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था। और इसके बाद देखिए पोरबंदर, या आप वांकनेर लिखा है, वांकनेर, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं पोरबंदर या वांकनेर में दीवान के पद पर थे या दीवान थे। ठीक है, उनके पिता। और देखिए उनकी पत्नी का नाम देखिए कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनकी विवाह 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था या हो गया था। ठीक है, और देखिए अगर हम गांधी जी के शिक्षा पर बात करते हैं तो शिक्षा देखिए उनका प्रारंभिक राजकोट में हुआ था। नहीं, प्रारंभिक समझ रहे होंगे, मतलब प्राइमरी 12th तक कहा जाता है। और उनके बाद बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक है, ध्यान में रखिएगा। जब लंदन चले जाते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति उनके मुकदमे के लिए सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं बच्चों? दक्षिण अफ्रीका। अब याद रखिएगा कि ये जो अब्दुल्ला है वो या तो उनके मित्र थे, नहीं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये व्यापारी करते थे। व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, तो उनको समस्या कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। इसीलिए सबसे पहली बार मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गांधी गए थे। डेट याद कर लेंगे कब गए थे, तो 1893 में, 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट नया है, आपको ये याद रखना होगा। और देखिए ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये लुसेंट का बहुत बड़ा भाग है। नहीं, लुसेंट आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये लुसेंट के बहुत सारे टॉपिक मैंने उसमें से निकाल के डाला है। और देखिए गांधी के बारे में बात करते हैं कि उसके बाद, अच्छा एक पॉइंट छूट रहा है। देखिए गांधी जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम या पहली बार शामिल हुए थे। याद पूछा जाएगा आपसे क्या कि कौन से अधिवेशन में गांधी शामिल हुए थे, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस, जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और डेट याद कर लेंगे 1901 में। ठीक है, 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए महात्मा गांधी का भारत का आगमन, तो आपको ये डेट याद होगा 9 जनवरी 1915, जो ये डेट में कहा जाता है कि उनका आगमन हुआ था भारत में। ठीक है, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता जो थे, सक्रिय रूप से 21 वर्षों तक वहां पर सक्रिय रूप से भाग लिए थे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने दिन तक साउथ अफ्रीका में इन्होंने सक्रिय भाग लिए, तो 21 वर्षों तक याद रखिएगा। और उनका एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। डेट याद कर लेंगे 1925। ठीक है, देखिए सिद्धांत पर बात करते हैं तो सत्य एवं अहिंसा का उनका सिद्धांत है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस।
ठीक है। देखिए और प्रमुख पुस्तकें का बात करेंगे तो देखिए उनके पुस्तक हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनासत्य योग और हिंद स्वराज जो 1909 में। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सब प्रमुख बुक रहे, पुस्तक रहे, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं जो क्लियर करके चलेंगे, जो हमें आगे परेशानी नहीं होगा। देखिए उसके बाद याद रखिएगा, अब ये हमने बुक देख लिया, अब देखिए इनके प्रभाव देखिएगा क्या क्या होता है। देखिए ये जो आपके पास 5 जो बिंदु होंगे उसमें देखिएगा कि इसने ऐसे शब्दों से प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो हम जो मैं पहले पॉइंट बताऊंगा उस पर ध्यान रखेंगे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को राजनीतिक गुरु कहा। गांधी को अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था, सर्वप्रथम तो राजनीतिक गुरु कहा था, या ऐसा क्वेश्चन कर ले कि राजनीतिक गुरु कौन कहा, किसने कहा था, तो कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उसके बाद देखिए और अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए थोरो जो सविनय अवज्ञा बोला गया था, सविनय अवज्ञा के अनुसार थोरो ने कहा था। देखिए इसके बाद जैन धर्म के साथ उन्हें नॉन वायलेंस या अहिंसा कहा गया। मतलब अहिंसा समझ रहे हैं, हिंसा न हो, नहीं, बिना हिंसा के। तो ये गांधी का एक इस नाम से पुकारा गया। और देखिएगा जैसे अनटू दिस लास्ट मतलब शारीरिक परिश्रम, जो जॉन रिस्किन ने कहा था। ठीक है। तो ये सब प्रभाव है, इसमें से हमें 1-2 ही पॉइंट याद रखने हैं, इसके अलावा नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट जहां पर होगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं गांधी की मृत्यु। तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बस डेट याद रखना है बच्चों की 1948। अगर याद नहीं रहता है तो बस आप अपना आज़ादी याद रखेंगे 1947, और इसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। और जो जिन्होंने मारा था उनका नाम है नाथूराम गोडसे। और देखिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब हमारे नेहरू जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने गांधी के लिए कहा कि जीवन से प्रकाश चला गया, तो उनका नाम होगा नेहरू। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे बिंदु समझ में आ जाए। देखिए अगर हम कुछ उपाधि का बात कर लेते हैं बच्चों कि गांधी जी को कौन कौन से उपाधि दिया गया या किस उपाधि से संबोधित किया गया, तो देखिए संबोधित यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का उपाधि दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड माउंटेन ने वन ऑफ द मैन बाउंड्री ऑफ फोर्स कहा गया। ठीक है, बोला गया एक ही व्यक्ति है जो बाउंड्री का फोर्स है, मतलब पूरे सुरक्षा कर रहा है भारत को। देखिए और उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था। काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखिए CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने बापू का के उपाधि दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें आधुनिक युग के अज्ञात क्या कहें शत्रु मतलब ऐसे आधुनिक युग के, ऐसा उन्होंने उपाधि दिया। अब देखिए यहाँ पे शत्रु का मतलब दुश्मन नहीं होगा, उनका अलग सोच था। और देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट का। और देखिए ये वाला पॉइंट देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ कि केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्हें कैसे मिला। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है। तो उस समय में जर्मनी और ब्रिटेन जो अंग्रेज हैं उनके साथ युद्ध चल रहा था, और उन्हें मदद करने के लिए गांधी ने अपने भारतवासियों से कुछ सेना
से समर्थन किया, ठीक है, तो अंग्रेजों ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दिया और उन्होंने जब सेना को भेजा था तो भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से भी उपाधि दिया गया। नहीं तो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि अगर जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएगा तो ब्रिटेन भारत के अंदर भी था, नहीं जो अंग्रेज, तो वो उनका आक्रमण भारत पर भी होगा तो उससे हमें नुकसान पहुंचेगा। इसी बातों के लिए उन्होंने खुलकर समर्थन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो उन्होंने किया, तो इसीलिए ये दो उपाधि अंग्रेज द्वारा मिल जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भी अगर आपको याद करना है तो देखिए विंस्टन चर्चिल जो देशद्रोही फकीर कहा, और उसके बाद भिखारियों का राजा ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, और उसके देखिए कवालियों द्वारा ये मंगल बाबा का उपाधि दिया जाता है। तो ये हर एक पॉइंट है जो उपाधि है, तो इसमें से कुछ ही पॉइंट याद रखने, कुछ ही उपाधियां जो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए एक महात्मा का उपाधि और यहाँ पर केसर ए हिंद, तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए और कुछ है क्या बच्चों इसमें, हाँ राष्ट्रपिता याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान रखने योग्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें से मैंने एक छोटा सा जो महात्मा गांधी के भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है, जो प्रारंभिक आंदोलन क्या क्या हुए, तो ध्यान में रखेंगे कि उस समय जब महात्मा गांधी आते कब है बच्चों भारत, 1915 में, ठीक है। और देखिए ये काल कौन सा रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध का समय रहेगा, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय बच्चों यहाँ पर देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, ध्यान में रखेंगे। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो चंपारण का सत्याग्रह जो भारत में हुआ था, उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह, उसके बाद देखिए अहमदाबाद के मिल का सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट एक्ट आएगा, और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, और उसके बाद सेबरे की संधि आएगी, ठीक है। तो आपको मुख्यतः इसके डेट याद रखने हैं, 1917, 1918, 1918, 1919, 1919 और 1920। ये सब गांधी के आगमन जो प्रारंभिक आंदोलन है उस पर चर्चा करेंगे, और एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे और हमें सारे चीज को क्लियर कर लेना है। चलिए देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए इसी में गांधी जी का दर्शन देखिए बच्चों, तो राजनीतिक को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन माना गया। देखिए दर्शन, इससे जब गांधी जी जब आते हैं तो उनसे लोगों को क्या लगता है कि समाज का उत्थान होगा और जन कल्याण का समाधान होगा, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए उसके बाद इसमें देखिए आपको ये पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो ये वाला पॉइंट देखिए बेहतरीन है कि विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा महात्मा गांधी पर। आपने देखा होगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं जो लाया गया था, ग्राम में विकेंद्रीकरण किया गया था, सर्वप्रथम गांधी द्वारा किया गया था। आपने राज्य व्यवस्था जब पढ़ेंगे क्लास 11th में भी टॉपिक है नहीं, जिसमें आपको विकेंद्रीकरण पर चर्चा किया गया था कि जिला ग्राम ऐसे ग्राम परिषद, तो या नगर पर बात करेंगे तो नगर पालिका, और नहीं नगर पालिका ये नहीं, नगर पालिका नहीं, नगर निगम, नगर पार्षद। तो ये जो विकेंद्रीकरण किया गया था उस पर सबसे पहले किनका योगदान था, गांधी जी का। तो विकेंद्रीकरण आप समझ रहे हैं। चलिए देखिए उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर भी हम बात कर लेते हैं दार्शनिक अराजकतावादी, जिसको राज्य विहीन समाज के नाम से भी जाना जाता है, और ये उनका दर्शन है, गांधी जी का दर्शन रहा। और देखिए ट्रिप्सिप सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत कहते हैं बच्चों, इसका अर्थ होता है संपत्ति का स्वामित्व निजी हेतु हुए उसके सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध करवाए।
ठीक है, ये पॉइंट आपको अभी डिटेल में समझाएंगे। ये सब उसके दर्शन हैं जो गांधी के आने के बाद इन्होंने ऐसे ऐसे विचारों पर विचार किया था। मशीनीकरण के स्थान पर कुटीर उद्योग, ठीक है। उसके बाद देखिए मातृभाषा और रोजगार उन्मुख शिक्षा के समर्थक, और देखिए यहाँ पे है स्वावलंबन और परिश्रम पर जोर। ये सब जो है वो गांधी जी के दर्शन हैं। इस पर हर एक एक बिंदु पर जब विशेष में चर्चा करेंगे तो आपको बस अभी मुख्यतः 2-3 पॉइंट इस पर ध्यान रखना है। चलिए आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, तो देखिए अभी अभी अब हम डिटेल में थोड़ी थोड़ी डिटेल करते रहेंगे, आगे आगे टॉपिक को एक्सपेंड करते रहेंगे। देखिए सर्वप्रथम बोला जाएगा 1893 में गुजराती व्यापारी, ध्यान रखिएगा जब अभी अभी हमने स्टार्ट किया था कि अब्दुल्ला जो है वो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, याद रखिएगा दादा अब्दुल्ला क्या थे, गुजराती व्यापारी थे जो 1893 में मुकदमा लड़ने हेतु डबरन बच्चों एक जगह है कहां पर, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो याद रखिएगा अब्दुल्ला जो दादा जो है यहाँ पर दादा अब्दुल्ला, उनकी मुकदमा लड़ने के लिए गांधी डबरन दक्षिण अफ्रीका के जगह पर जाते हैं। अब कब जाते हैं, 1893 में, याद रखिएगा। और अफ्रीका की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय वकील, तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय वकील के नाम से जाना गया गांधी जी को, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए वहां पर अफ्रीका के अंदर बच्चों समस्या क्या क्या थी, उस समस्या पर बात करेंगे। तो देखिए रंग भेद सबसे बड़ा मुद्दा था, कहा दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, वहां पर जो प्रमाण पत्र है उसके पंजीकरण नहीं हो रहे थे, वो समस्या था। उसके जो प्रमाणित है, जो आप जैसे डोमिसाइल होते हैं वैसे ही नहीं, उसका प्रमाण नहीं दे रहा था। उसके बाद देखिए भारतीय पद्धति के विवाह को मान्यता नहीं दिया गया था, जो इंडियन कल्चर है शादी का, उस पद्धति को वहां पे लोग नहीं मान रहे थे। कौन से लोग, जो यूरोपियन वहां पर नहीं बसे हुए थे। जैसे कहा जाता है जैसे भारतीय गुलाम बने हुए थे, वैसे दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम बना था। देखिए गांधी जी जब डरबन से याद रखिएगा ये पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन है, जो आपको याद भी होगा और पता भी होगा। देखिए प्रिटोरिया, कौन से जगह है बच्चों, प्रिटोरिया तक रेलवे के प्रथम श्रेणी डब्बे में जब यात्रा कर रहे थे तो उन्हें भारतीय होने के कारण मैरिसबर्ग स्थान पर प्रथम श्रेणी से डिब्बे से धक्के देकर नीचे उतार दिया गया था। ये बेहतरीन पॉइंट है। वैसे तो आप लोगों को ऐसे पता होगा कि गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया, लेकिन मैंने इसमें ये बताया है कि किस जगह से, ठीक है, कैसे उतारा गया वो आपको बताया गया है। चलिए इसी बात पर आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, तब देखिए तब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का कार्य देखेंगे कि गांधी ने क्या क्या कार्य किए। तो देखिए 1894 में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, याद रखिएगा पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में किस चीजों का स्थापना किया था, तो बोलिएगा नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया। और उसके बाद बच्चों वहां पर जो न्यूज़पेपर थे वो इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन मतलब इंडिया का जो ओपिनियन है वो, देखिए जो अखबार है वो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में प्रकाशित करवाते हैं। ओपिनियन समझ रहे हैं कि लोगों का जो ओपिनियन था, उन्होंने बोला गया कि सबका ओपिनियन प्रकाशित करवाएंगे। और देखिए 1904 में डबरन के फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, और डबरन में एक फिनिक्स जो है आश्रम, उनकी स्थापना किया। और ध्यान से सुनिएगा गांधी जी का प्रथम आश्रम भी कहा जाता है। और ध्यान में रखेंगे फिर फरवरी 2000 में उसे पुनः खोला गया, रीओपेंड किया गया। क्लियर है। देखिए उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के विरुद्ध में सत्याग्रह होगा बच्चों, और प्रोटेस्ट किया गया। और ध्यान में रखेंगे यहीं से एक बार गांधी का जेल भी जाना होता है। तो गांधी जी 1908 में जेल चले जाते हैं प्रथम सत्याग्रह के कारण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह, तो आपको डेट याद रखना होगा कि 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनिवार्यता के कारण और इसी के कारण 1908 में सर्वप्रथम जेल भी जाते हैं गांधी जी। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और देखिए 1909 में लंदन से, आप देखिए जब जेल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद की कहानी है बच्चों कि जब कहा जाता है कि 1909 में, नहीं 1909 में जब लंदन से जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जब जा रहे होते हैं तो उसी यात्रा में कहा जाता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कर देते हैं। नहीं, जब आप पीसीएस जब आयोग बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आप भी जब आपके पास समय होगा, नहीं तो आप भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के पास ज्ञान का भंडार हो जाता है। नहीं, जब खाली बैठते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं, तो याद रखेंगे। तो यही बात है कि जब गांधी अच्छे खासे बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, नहीं तो उन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करते हैं और 1910 में सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन शिल्पकार जिनका नाम था कॉलेन बाख की सहायता से एक टॉल स्टाइल फॉर्म की स्थापना करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, एक जर्मन शिल्पकार जिनका नाम कॉलेन बाख, उनकी सहायता लेकर और एक टॉल स्टाइल फॉर्म की स्थापना करते हैं। फॉर्म है, फॉर्म मान लेते हैं। और देखिए परिणाम क्या होगा बच्चों कि 1914 तक भारतीय से भेदभाव करने वाले अधिकतर कानून को खत्म कर दिया जाएगा। देखिएगा कि इस टॉल स्टाइल फॉर्म की स्थापना करने के बाद जितने भी रंग भेद पर जो भी कानून थे उसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर समझ रहे होंगे। और बोला गया क्या है, जनवरी 1915 में 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आ जाते हैं। तो यहां से ये कहानी दक्षिण अफ्रीका का था। चलिए अब हम बात करते हैं कि गांधी भारत में उनका क्या क्या योगदान रहेगा और उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए और कहां कहां उन्हें सफलता मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे कि देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों तो चंपारण सत्याग्रह का बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले उनका जो आंदोलन था वो सत्याग्रह पर था, लेकिन जगह पूछा जाए तो चंपारण। तो याद रखिएगा यह स्थान बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। और देखिएगा कारण, तो क्या कारण रहा कि गांधी ने ये आंदोलन किया, तो याद करेंगे कि देखिए नील की खेती और तिनकटिया पद्धति को भी एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी टॉपिक को ध्यान में रखेंगे कि पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा कि गांधी ने आंदोलन किया, तो उनका कारण रहा नील की खेती और तिनकटिया पद्धति। उसके बाद हम बात करेंगे कि रासायनिक रंगों की खोज, याद रखेंगे इसके कारण पर, इन बातों पर भी उन्होंने आंदोलन करा। हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, ध्यान से चल सुनिएगा। देखिए क्या हुआ था बच्चों कि प्रतिक्रिया, देखिए रिएक्ट, कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्हें एक राजनेता जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला, ठीक है, जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि लखनऊ अधिवेशन नहीं कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी प्रकार लखनऊ में भी अधिवेशन हुआ था। तो कहा जाता है कि लखनऊ, आपको पता है कि शायद बीएचयू का उस टाइम पर स्थापना किया जा रहा था, तो उसी समय पर राजकुमार शुक्ला को गांधी से मुलाकात होता है और वो इस समस्या, जो समस्या चल रहा होता है, ये नील की खेती और तिनकटिया पद्धति और रासायनिक रंगों की खोज, ये कारण, ये समस्या गांधी से बताया जाता है कि सरकार ऐसे ऐसे समस्या है और किसानों के साथ बहुत जातीय हो रहा है। तब उन्होंने इस बातों पर ध्यान से गौर किया। और देखिए और ध्यान से सुनेंगे, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया और फिर इस बातों को, समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्होंने, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया। और देखिएगा उनके साथ और भी राजनेता जुड़े, तो कौन कौन से हैं बच्चों? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहर पारेख, ब्रज किशोर, महादेव देसाई,
मजहर उल हक और शंभू शर्मा और नारायण सिन्हा, CF एंडेजू और राम नवी प्रसाद, जिन्हें हम दीनबंधु भी कहते हैं। तो बाद में चलकर और भी नेता इनके साथ सहयोग दिए, किस पद्धति पर, किस बातों पर, तो चंपारण के सत्याग्रह पर। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ बच्चों। तो देखिएगा परिणाम क्या हुआ बच्चों, जब ये आगरा पर सारे राजनेता जब मिलकर सहयोग करते हैं, तो देखिएगा गांधी जी की सदस्य वाले एक आयोग का गठन किया गया, जो सारे सदस्य मिल चुके हैं, तो एक आयोग का गठन करते हैं और तिनकटिया पद्धति को सबसे पहले समाप्त कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा बागान मालिकों को अवैध वसूली पर 25% हिस्सा लौटाने को कहा, ठीक है। और देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। और एजी रंगा ने चंपारण आंदोलन का विरोध किया था, और एजी रंगा ने चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कहा जाता है, द गांधीज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी का भारत में जो सफल सत्याग्रह रहा वो चंपारण का रहा, अगर पूरे वर्ल्ड विश्व स्तर पर पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में भी सबसे पहला एक सत्याग्रह रहा था बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, 2 टॉपिक और कवर करेंगे इस वीडियो में, 2 टॉपिक कवर करेंगे, फिर अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसी के बाद बच्चों आएगा दूसरा खेरा सत्याग्रह, ठीक है। तो देखिए खेरा का क्या कॉन्सेप्ट है उस बातों को समझेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेरा आज के टाइम पर गुजरात में है, और यह स्थान गुजरात में है। देखिए कारण क्या कारण रहा, क्या खेरा सत्याग्रह करने का कारण देख लेंगे बच्चों। भीषण अकाल के बाद लगान वसूली। देखिए कहा जाता है कि जब हमारे देश में एक अकाल आया था, जो समय है 1914 से 1918 के बीच भीषण अकाल आ जाने के कारण, ठीक है, जो अंग्रेज हैं वो कर वसूली कर रहे नहीं, कर लगा चुके थे। तो जो मान लीजिए कि जो यहाँ पर किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो ये कह रहे थे कि ये जो कर है वो क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे बाद में अकाल के बाद भी लगान वसूली या कर वसूली, जो लगान थे वो उनसे मांगा जा रहा था। तो प्रतिक्रिया देखिए, अंग्रेजों ने इस नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। तो जब हम लोगों ने खेरा के जो सत्याग्रह हुए, जिसमें गांधी सब मिलकर इस सत्याग्रह पर बात किए, तो अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया, बोला क्या कि ऐसा नहीं होगा। तब देखिए कथन है कि यदि सरकार लगान माफ करे तो सक्षम लोगों से स्वेच्छा से लगान देंगे। तो जो नेता थे, जो राजनेता थे, जो गांधी थे, उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि ठीक है आप माफ कर दो, और जो देने योग्य होंगे स्वेच्छा से, जो धनी किसान हैं वो आपको स्वेच्छा से कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया, उन्होंने ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए सहायक जब बिट्टू भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक और महादेव देसाई और नरहर पारेख आदि ये सब इनके सहायता किए, सहयोग किए, तो परिणाम सरकार ने केवल समक्ष किसानों से ही कर या लगान वसूली का आदेश दिया, और फिर बाद में चलकर सरकार को मानना पड़ा, और सरकार इस चीज़ों के लिए स्वीकार करते हैं और बोलते हैं ठीक है, जो सक्षम किसान है वही लगान दे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ये कहा जाता है कि दूसरा सफल सत्याग्रह जो है वो बच्चों खेरा का है, डेट याद रख लेंगे 1918 में, ठीक है। लास्ट हेडिंग होगा अहमदाबाद पर बात कर लेते हैं। देखिएगा अहमदाबाद में, कि अहमदाबाद भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, बहुत शॉर्टकट में बनाया गया है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए और लुसेंट के टॉपिक कवर हो जाए। फैक्ट्स है यहाँ से, देखिए स्थान ये भी गुजराती होगा बच्चों, और यहाँ पर कारण देखिए मालिक मजदूरों को दिए जाने वाले
फ्लैग बोनस को समाप्त करना और प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई। देखिएगा, दो कारण रहा। एक तो ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का क्या कहना था, जो मिल के अंदर मजदूर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उनका कहना क्या है कि जो प्लेग महामारी है इसके वजह से हमारे फैक्ट्रियों में जो पूंजी है वो ज़्यादा लग चुका है और आमदनी कम हुआ है, इसीलिए इस वर्ष हम आपको बोनस नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यहाँ पर महंगाई बढ़ गया था। तो देखिए, मजदूरों में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया था जिसके कारण अहमदा मिल के लिए सत्याग्रह किया गया था। तो देखिए क्या होगा, तो प्रतिक्रिया देखिएगा, जो हमारे राजनेता महात्मा गांधी और बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने क्या कहा कि हम आंदोलन बिल्कुल करेंगे, लेकिन अहिंसक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से। देखिए, अहिंसक तरीके से कामबंदी। तो ऐसा कहा जाता है कि सारे मजदूर क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं और चुपचाप, इसमें हिंसा नहीं करना है, अहिंसा करके शांति रूप से और भूख हड़ताल कर दिया। ठीक है। तब देखिए सहायक, देखिए मिल मालिक जिसका नाम है अंबालाल साराभाई, जो विरोधी थे, और उनकी बेटी जिनका नाम है अनुसुईया बेन, जिन्होंने बाद में जाकर स्वीकार कर लेते हैं, नहीं, अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री ज़्यादा दिन बंद रहेगा तो नुकसान है, इसीलिए उन्होंने इस बातों को मानना पड़ा। तब देखिए उन्होंने 35% बोनस को स्वीकार किया, बोला कि चलो हम आप लोगों को 35% बोनस देंगे। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो अहमदाबाद, ठीक है, जो मिल है वहां पर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया। इसका अर्थ यह होता है कि अगर इन फ्यूचर, भविष्य में अगर मजदूरों के साथ कोई समस्या आता है तो वो ऐसे समस्या का निपटारण या निवारण कौन करेगा बच्चों, लेबर सोसाइटी एसोसिएशन। याद रखेंगे, बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद देखिए गांधी जी बोला जाता है प्रथम सफल भूख हड़ताल। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गांधी की प्रथम सफल भूख हड़ताल, तो आपको याद रखना होगा 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बता देते हैं कि देखिए ये सब जो होंगे, जो आपको बताते हैं 11 सूचियों की मांग है। सबसे पहले देखिए बच्चों, इसके बाद क्या होगा कि रॉलेट एक्ट आएगा, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, इसके बाद खिलाफत आंदोलन आएगा, फिर असहयोग आंदोलन आएगा, फिर फरवरी में चौरी चौरा है उस आंदोलन के बारे में बात होगा, फिर असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो 1922 में मार्च में हुआ था, 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना, और 1927 में साइमन कमीशन, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और 1929 में मार्च में जिन्ना ने 14 सूत्रों की मांग की थी, और दिसंबर 1929 में कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन। हर टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन देखिए जब ये असहयोग आंदोलन जो हुए, 3 सत्याग्रह आंदोलन हो गए, तो उसके बाद हमारे सामने ये सब कुछ निकल कर नए जैसे कि मान लीजिए रॉलेट एक्ट आएगा या जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, तो ये सब इसके बाद उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा 1930 में गांधी जी 11 सूत्रों की मांग किया, तो हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास समय होगा तो मैं एक बार थोड़ा सा लास्ट ही टॉपिक होगा जो यहाँ पे है, बस खत्म ही है। देखिएगा कि भारत में क्रांतिकारी, अब देखिए वो 3 जो सत्याग्रह आंदोलन हुए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तो ये जब 3 आंदोलन हुआ बच्चों, तो इससे अंग्रेज सरकार इस पूरे सिनेरियो को देख रहे थे। उनके बाद देखिए उनके बीच में ऐसा एहसास होता है कि भारत में क्रांति गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है,
उनको ये लग रहा है कि एक भारतीय नेता बहुत उभर कर आ रहे हैं और लोग इनके समर्थन कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि सरकार जो है वो अंग्रेज का था नहीं, तो उसके सरकार में कोई नया नेता बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्हें रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम उनका जो शासन है उसमें गड़बड़ी होगा। तब देखिए उन्होंने क्या कहा कि भारत में क्रांतिकारी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, नहीं, जब 3 आंदोलन हुआ तो ऑटोमेटिक है सारे लोग जुड़ने लगे, तो ऐसे गतिविधियों की बढ़ोतरी को नियंत्रण करना पड़ेगा बच्चों, अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि उनका शासन है, हम लोग गुलाम थे भारत में। तब देखिए क्या होगा, 17 दिसंबर 1917 में इंग्लैंड के हाई कोर्ट के राजा, उनका नाम था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता से क्या होगा बच्चों, देशद्रोही समिति का गठन किया जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ इंग्लैंड के हाई कोर्ट में वहां पर ये बात बताया गया कि हमारे भारत में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने 1917 में एक देशद्रोही समिति का गठन किया। उन्होंने कहा ये देशद्रोही के नाम पर एक गठन है। तब देखिए बोला जाता है 1918 में रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट बनकर आया था उसमें कड़े कानून की मांग की गई अंग्रेजों द्वारा। देखिए उनका नियंत्रण ब्रिटेन से होता था, समझ रहे हैं, तो यहां से मांग किया गया कि सरकार, महाराज आप एक कड़े कानून बना दो, नहीं तो यहाँ पे भारतीय क्रांतिकारी हैं और क्रांति कर रहे हैं। तब देखिए उन्होंने 18 मार्च 1919 में अनार्कलिक एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, पारित किया। अब देखिएगा बच्चों ये एक्ट कैसा है, ये एक्ट आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो यहाँ सीख लेंगे। देखिए इस एक्ट का मतलब क्या था कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकता है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया भारतीय, इसका मतलब ये जो एक्ट है वो सिर्फ भारतीय के लिए बनाया गया, और बोला गया कि बिना मजिस्ट्रेट द्वारा, कहा जाता है बिना वकील बिना दलील वाला कानून, ना ही आप इस कानून के तहत, अगर कहा जाता है इसमें स्वतंत्रता का हनन किया गया था, अगर आप संदेह है, संदेह के आधार पर आपको पकड़ लिया जाएगा तो सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, और उसके लिए आप न ही वकील कर ला सकते हैं, ना ही उसके लिए दलील पेश कर सकते हैं, तो ऐसे कानून को हम काला कानून कहते हैं। देखिए कितना शर्मनाक है, नहीं बहुत बुरा बात है कि देश के अंदर ऐसे ऐसे अंग्रेजों के द्वारा बर्ताव किया जाता था। चलिए बस थोड़ा सा है कि इसका देखिएगा क्या कंक्लूजन निकलेगा बच्चों, तब देखिए क्या होगा, तो अब विरोध होगा बच्चों, जब ऐसा कानून लाया जाएगा तो आप खुद सोचिए कि ऑटोमेटिक हम विरोध करेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो विरोध हुए हैं इस पर बात करेंगे। देखिए महात्मा गांधी के अलावा और भी जो आम आदमी थे उनको भी ये बात बहुत बुरा लगा होगा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, लेकिन अंग्रेज द्वारा पारित किया गया, तो यह कानून अनुचित है। गांधी द्वारा कहा गया कि यह कानून अनुचित है और स्वतंत्रता विरोधी, जो स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध है, और व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कानून है कि नहीं। बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने बताया। तब देखिए विरोधी में जिसमें नाम है होम रूल लीग और इस्लामी मंचों का प्रयोग किया गया। देखिएगा गांधी ने 2-3 चीजों का सहयोग लिया, जिसमें एक कहा जाता है होम रूल लीग और दूसरा है इस्लामी मंचों का प्रयोग करके सत्याग्रह सभा स्थापित किया और देशव्यापी हड़ताल का अपील कर दिया गया। कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट के समय में जितने भी भारतीय थे अच्छे अच्छे पद पर थे, नहीं उन्होंने जो भी इस घटना या इस लॉ के बारे में सुना उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विद्यार्थी, कर्मचारी, वकील, दफ्तर के लोग सब ने जैसे जैसे सुना वैसे वैसे अपने काम को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तब देखिए स्वामी श्रद्धानंद
1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया और जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर अल हक ने केंद्रीय व्यवस्थापक से इस्तीफा दे दिया, जिसको कहते हैं रीजनल फ्रॉम द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद विरोध करते हुए कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद विरोध करते हुए जा रहे होते हैं, कहाँ बच्चों, हरियाणा के पल्लव जब जा रहे होते हैं, पंजाब हरियाणा के पल्लव में, तो कहा जाता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब देखिए, और तब क्या होगा बच्चों, यहाँ से बात को ध्यान से सुनेंगे, बस खत्म होने वाला है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। देखिए, और 1919 अप्रैल में 9 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, किचलू ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता का जब रैली निकालता है, इन्होंने एक रैली का निकाला जिसमें 2 आदमी का सहयोग था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, याद रखिएगा। तब कहा जाता है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपको याद रखना होगा, माइकल ओ डायर और ने मार्शल लॉ लगा दिया। जब देखा कि रैली स्टार्ट होने वाला है बच्चों, तो उन्होंने एक मार्शल लॉ लगा दिया और उस टाइम पर सैनिक कमांडर, जिनका नाम है रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, की शक्तियां से उसने सौंप दिया गया। तब बच्चों यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है। और कहा जाता है कि इसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट होगा और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक संकीर्ण रास्ता था और एक बैसाखी का मेला था और उसमें कहा जाता है कि 20,000 लोग एकत्रित होते हैं इस वाले मैदान में और यहाँ पर एक जनसभा आयोजित किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि माइकल ओ डायर और रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को ऐसा पता चलता है कि एक जनसभा हो रही है, तो उन्होंने, ध्यान में रखिएगा, 1500, यहाँ पे कहा जाता है कि 1500 सैनिक के द्वारा वो जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और 20,000 लोगों पर निहत्था गोली चला दिया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि यहाँ पर यही दोनों जो हैं, जनरल डायर और आपको याद रखना है जो पंजाब के कमांडर थे, उन्होंने ऐसा आदेश देता है और यहाँ पर 1,000 से 5,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें महिला, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनकी मृत्यु हो जाती है। और तब देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 में हंसराज ने अमृतसर के जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन में सभा आयोजित, लगभग 20,000 लोग, ध्यान में रखिएगा, हंसराज एक नेता, उनके द्वारा एक जनसभा बुलाया जाता है बैसाखी के मेले में। और कहा जाता है उस टाइम पर सैनिक कमांडर, जिसका नाम है रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ने 150 सैनिकों के साथ गोलियां चलाई और देखिए बच्चों, 1,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ये तो डाटा बताता है बच्चों, लेकिन अगर सच में पूरा देखा जाए तो 1,000 से 5,000 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके बाद देखिएगा आलोचना में आप देखिएगा बहुत बेहतरीन बात बोला गया है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटूट्स की उपाधि को वापस की और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद नाइटूट्स की उपाधि को वापस कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और देखिएगा CF जो एंड्रूज हैं, जो दीनबंधु, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, और उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर क्रूर हत्या है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मॉन्टेग्यू ने
निवारक हत्या कहा। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेविड कैमरन, जो 2013 में ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक घटना भी कहा है। नहीं, बहुत ही एक दयनीय स्थिति बोल सकते हैं, नहीं, शर्मनाक मौत, ठीक है। और देखिए अब क्या होगा बच्चों, इसी बातों पर जब समिति बुलाया गया, जांच किया गया। देखिए जांच में लोगों ने क्या कहा, लास्ट है। अब देखिए यहाँ पर कि जांच में लोगों ने क्या कहा, बहुत ही प्यारा शब्द लिखा है, सुनिए। जांच समिति इंक्वायरी कमेटी में जब ब्रिटिश सरकार ने जब जांच करने के लिए भेजा कि चलिए इस घटना पर जांच किया जाए, तब देखिए हंटर जॉर्ज आयोग ने 8 सदस्य और उसके साथ कुछ भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे। उन्होंने इस रिपोर्ट में डायर को दोषी नहीं माना, कह रहा है कि डायर की कोई दोषी नहीं है और उन्हें मात्र नौकरी से हटाया गया। देखिए और उसके बाद देखिए ब्रिटेन के डायर और उन्हें जब ब्रिटेन लेकर गया ले जाया गया, मतलब ब्रिटेन जब जाते हैं डायर, जनरल डायर, तो उन्हें उपाधि भी दिया जाता है इस बातों के लिए। देखिए क्या क्या कहा है, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, वाह क्या बात है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। और उसके बाद देखिए मान की तलवार कहा गया और उसकी उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम गुलाम थे तो हमारे साथ कैसे कैसे अत्याचार हुआ करते थे। नहीं, आज हम आज़ाद भारत में हैं लेकिन हमें नहीं पता है, लेकिन जो देशभक्त लोग थे, जिन्होंने उनके लिए जो भी अपना समर्पण किया है, देखिए बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए एक बात है जो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक बच्चे जिसका नाम था उधम सिंह ने, उन्होंने 1940 में लंदन के माइकल ओ डायर की हत्या की, वहां जाकर और उन्होंने गोली मारकर हत्या की, याद रखिएगा 1940 में। नहीं, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे और आपका सहयोग रहेगा तो ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।